हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आपके पास आ गया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? क्लास 12th जो जैक बोर्ड के हों या सीबीएसई के हों या किसी भी स्टेट बोर्ड के हों जिनका मैक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस में है, उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे इस चैप्टर को देख के डरने लगते हैं, बहुत सारे। डरना नहीं है अब। क्यों? क्योंकि हम आपके बीच लाए बहुत ही इजी वे में उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, उसके डिफरेंट एग्रीगेट्स कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नेशनल इनकम होता क्या है, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, है ना। तो कहता है जब मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम की बात किया जाए तो दिस इज द सम टोटल ऑफ factor income earned by the normal resident of a country in a financial year, right? क्या बोला मैंने? जो भी देश के नॉर्मल रेसिडेंट हैं वहां के जो भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर के द्वारा फैक्टर इनकम जो अर्न किया जाता है उसका सम टोटल क्या कहलाएगा? हमारा नेशनल इनकम कहलाएगा। ठीक है, यहां पे दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या? आपका एक टर्म आया फैक्टर इनकम और एक आया नॉर्मल रेसिडेंट, है ना। तो समझते हैं पहले फैक्टर इनकम होता क्या है। मतलब नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो भी अर्न किया जाता है by after giving the services, after providing the services, right? जैसे लेबर काम कर रहा है, लेबर ने सर्विस दिया, उसके बदले में उसको वेजेस मिला, ये हो गया फैक्टर इनकम। किसी ने लैंड प्रोवाइड किया, उसके लिए उसे रेंट मिल रहा, ये हो गया फैक्टर इनकम। तो जो फैक्टर इनकम होंगे उन्हें ही शामिल किया जाएगा किसमें? नेशनल इनकम में। ठीक है, याद रखिएगा नेशनल इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे ट्रांसफर इनकम को शामिल नहीं करते हैं। क्यों? ट्रांसफर इनकम वैसा इनकम होता है जहां पे इनकम रिसीव होता है विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, बिना कोई सर्विस दिए अगर इनकम मिल रहा है तो वो हमारा कहलाता है ट्रांसफर इनकम, और इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर? क्या होता है भाई ये ट्रांसफर इनकम? एग्जाम्पल क्या है इनके? तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे ओल्ड एज पेंशन। जैसे गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन दे रही है, ओल्ड एज को पेंशन दे रही है, राइट। तो क्या वो ओल्ड एज का व्यक्ति जो है, क्या वो कोई सर्विस दे रहा था? क्या नहीं, बिना कोई सर्विस के उसको दिया जा रहा है पेमेंट। ठीक है, तो उसके लिए वो ट्रांसफर इनकम हो गया। तो उसके इनकम को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, इसे शामिल हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है? नाउ तीसरा वर्ड क्या है हमारे पास? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? एनी पर्सन हु इज लिविंग इन अ कंट्री विथ मोर देन 1 ईयर बोल सकते हैं आप। ठीक है, या मतलब मिनिमम 1 ईयर से रह रहा हो, है ना, एंड उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। जैसे अक्षय कुमार इंडिया में रह रहे हैं, है ना, इनके पास इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है, वो कनाडा का सिटीजनशिप होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो अक्षय कुमार इंडिया में रह रहे हैं मोर देन 1 ईयर, एंड उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ लाई कर रहा है? इंडिया में ही कर रहे हैं ना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट करने का मतलब है कंजम्पशन कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं। इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं। एक्सपेंसेस इंडिया में हो रहा है। ठीक है, तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है। क्लियर है? तो अक्षय कुमार क्या कहलाएंगे? इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। क्लियर? तो जो भी नॉर्मल रेसिडेंट होंगे उनका इनकम को शामिल किया जाता है नेशनल इनकम में। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब जो देश के हैं वो तो हैं ही, जो जिनका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में लाई कर रहा है वो तो हैं ही, साथ में जो जिनके पास सिटीजनशिप इंडिया का ना भी हो लेकिन इंडिया में ही वो 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे हो और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही लाई कर रहा हो। ठीक है, तो वो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे और उनके इनकम को नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो क्या अब
समराइज कर देते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट जो भी हैं उनके द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न किया गया सर्विसेज रेंडर करने के बाद जो इनकम रिसीव हुआ उन्हें शामिल करते हैं किसमें, नेशनल इनकम में। क्लियर है? आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेशनल इनकम एग्रीगेट्स जानने के पहले कुछ कन्वर्जन है जिन्हें सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वो कन्वर्जन क्या है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाएं या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे बनाएं। मार्केट प्राइस का मतलब होता है जो प्रोडक्ट मार्केट में जिस प्राइस पे मिल रहा है वो तो हो गया हमारा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट हो गया जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में क्या खर्च लगा, फैक्टर को क्या पेमेंट करना पड़ा, वो हमारा फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर टर्म मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, एनआईटी को माइनस कर देंगे। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे क्या बनेगा, फैक्टर कॉस्ट बनेगा। ठीक है, और अगर कॉन्सेप्ट फैक्टर कॉस्ट में दिया हुआ है एंड आपसे पूछ रहा है मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में सम ऐड कर देंगे, क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हमारा निकल जाएगा मार्केट प्राइस। क्लियर? सवाल है नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालेंगे भाई। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी विल बिकम फैक्टर कॉस्ट। सेकंड, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी विल बिकम मार्केट प्राइस। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ये कन्वर्जन याद रखिएगा जरूर, है ना। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब होता है जो एरिया बाउंड्री टेरिटरी कोई भी कंट्री का, है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी जो होता है, ठीक है, उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, क्लियर, उसका वैल्यू क्या होगा, डोमेस्टिक वैल्यू हो गया। ठीक है, उससे नेशनल बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब एनएफआईए को प्लस करना पड़ेगा तो डोमेस्टिक से नेशनल बन जाएगा। और वहीं नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है तो क्या करेंगे, एनएफआईए को माइनस कर देंगे। ठीक है, सवाल है एनएफआईए निकालते कैसे हैं भाई, तो एनएफआईए का मतलब होता क्या है ना कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। देखिए होता क्या है कुछ लोग होंगे हमारे कंट्री के जो विदेश में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है बट वो काम कहाँ कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, वो काम करके पैसा इंडिया भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, विदेश से कमाया हुआ पैसा आया। ठीक है, कुछ लोग फॉरेनर भी इंडिया में होंगे ना, यहाँ पे अर्न करके अपने देश पैसा भेज रहे हैं, तो फैक्टर इनकम टू अब्रोड जो विदेश चला जा रहा है। क्लियर? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इतना माइनस इतना क्या बन जाएगा हमारा एनएफआईए। क्लियर? जैसे मान लीजिए कुछ इंडियंस हैं जो विदेश में रह रहे हैं, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है, वो अर्न किए 1000 रुपीज, ये हो गया फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, राइट। कुछ होंगे इंडिया में फॉरेनर काम कर रहे होंगे, वो लोग यहाँ पे अर्न करके अपने देश ले जा रहे हैं, ठीक है, वो मान लीजिए 1200 रुपया है, तो इंडिया का नेट फैक्टर इनकम कितना हो गया, -200 हो गया, आया 1000 गया कितना 1200। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा -200 इज योर एनएफआईए। ठीक है, तो जब भी हमें डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है एनएफआईए को प्लस करेंगे, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है तो एनएफआईए को रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे है ग्रॉस का कॉन्सेप्ट और नेट का कॉन्सेप्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल वैल्यू किसी भी एसेट्स का, है ना, टोटल वैल्यू क्या है ना, और नेट का मतलब है कि उसका एक्चुअल वैल्यू अभी क्या है। ठीक है, तो अगर निकालना हो तो ग्रॉस में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्या बन जाएगा, नेट बन जाएगा। वहीं नेट में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्या बन जाएगा, ग्रॉस बन जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स, ठीक है, बाय द वियर एंड टीयर। ठीक है, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं बार बार उसका यूज करने से, है ना, उसका जो वैल्यू रिड्यूस होता है वो हमारा कहलाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं
यहाँ तक क्लियर है? मीनिंग हो गया नेशनल इनकम का, कन्वर्जन भी तीनों हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्रीगेट्स पे। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, है ना। मतलब नेशनल इनकम में कौन कौन से एग्रीगेट जनरली यूज होते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पे 4 एग्रीगेट्स दिए हुए हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, है ना। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है ना, कोई कंट्री का जो क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल बाउंड्री जो होता है ना, उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है, जैसे मान लो कोई कंट्री का ये हमारा क्या है, बाउंड्री है ना, पॉलिटिकल बाउंड्री है, इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा जीडीपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको जब मेजर करेंगे, 2 कॉन्सेप्ट में मेजर करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। पहले हो गया जीडीपी एमपी, फिर हमारा हो गया जीडीपी एफसी। क्लियर? देखिए, जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर। हाँ, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया गया हो, उसका मार्केट वैल्यू क्या कहलाएगा? हमारा जीडीपी एमपी कहलाएगा। ठीक है, अब हो गया जीडीपी एफसी। क्या है भाई? जीडीपी एमपी निकालने का तरीका मैं आगे के वीडियो में आऊंगा, जिसमें मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा, वहां पे बताऊंगा कि जीडीपी एमपी निकालते कैसे हैं। क्लियर? अब है जीडीपी एफसी। तो जीडीपी एफसी की जब भी बात करें तो ये कहता है फैक्टर कॉस्ट क्या है, किसका? जो गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया गया है इन द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब द फैक्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, है ना, उसे क्या बोलेंगे? जीडीपी एफसी। क्लियर है? देखिए, अगर आप जीडीपी एमपी निकाल लिए हैं तो जीडीपी एफसी निकालना आपके लिए काफी इजी होगा। कैसे? अभी मैंने बताया था ना कि अगर मार्केट प्राइस में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मतलब जीडीपी एमपी आपका निकल गया है, तो माइनस कर दीजिए उसमें एनआईटी, क्या बन जाएगा? जीडीपी एफसी। क्योंकि मैंने बताया ना, मार्केट प्राइस में माइनस करें एनआईटी तो क्या बनता है? फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बनता है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जीडीपी एमपी अगर निकाल लिए हैं तो जीडीपी एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कीजिए एंड आपको मिल जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या फिर जीडीपी एफसी। क्लियर है? मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ना जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड है उसका नेट वैल्यू, है ना। तो नेट कैसे निकालते? अभी मैंने आपको बताया ही था। अगर कॉन्सेप्ट ग्रोस में दिया हुआ है और आपको नेट निकालना है तो ग्रोस में क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा? नेट का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, जीडीपी एमपी हम लोग निकाल चुके हैं, अभी बता चुके हैं आपको उसका मीनिंग। अगर जीडीपी एमपी आपका निकल गया हो तो जीडीपी एमपी में क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्या बन जाएगा? एनडीपी एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब उसी को अगर एनडीपी एफसी निकालना हो, जो नेट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, उसका फैक्टर कॉस्ट पे निकालना हो तो क्या करेंगे? सीधा सीधी हम लोगों ने एनडीपी एमपी निकाल लिया ना इस फॉर्मूला से, तो लिख सकते हैं एनडीपी एमपी माइनस माइनस एनआईटी। क्लियर है? अगर ये आप एक बार निकाल लिए तो उसमें क्या करो? एनआईटी माइनस कर दो तो फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्योंकि जब भी मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट में एनआईटी रिड्यूस करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट बनता है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनडीपी एमपी की जगह ये लिख सकते हैं ना, क्या? जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्या बन गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एमपी बन गया, माइनस एनआईटी कर देंगे
तो वो क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, अगर आपके पास ये वैल्यू है तो ये फॉर्मूला पुट करके ये निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू आपके पास दिया है तो इसमें ये माइनस कीजिए, फिर ये माइनस कीजिए, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ NDP-FC। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा वीडियो फिर से। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब तक बात हो रहा था सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स के बारे में। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, नेशनल का कॉन्सेप्ट बनता है, और ये क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अभी मैंने आप लोग को बताया था ना कन्वर्जन में, कि अगर डोमेस्टिक में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो डोमेस्टिक में NFIA को इंक्लूड कर देंगे, NFIA प्लस कर देंगे, क्या बन जाएगा, नेशनल का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए GNP-MP और GDP-MP में क्या अंतर है, ये डोमेस्टिक है ना, और ये नेशनल है। तो क्या GDP-MP में प्लस कर दे हम लोग NFIA तो क्या बनेगा GNP-MP, बिल्कुल बन जाएगा, चूंकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दोनों को ऐड कर दे तो नेशनल का कॉन्सेप्ट बनेगा, अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारा आ जाएगा। ठीक है, वहीं GNP-FC निकालना हो तो क्या करेंगे, हम लोगों ने निकाला है ना GNP-MP, तो GNP-MP माइनस NIT कर दीजिए आप। एक बार जब GNP-MP आप निकाल लो ये फॉर्मूला से तो डायरेक्टली उसमें NIT माइनस कीजिए एंड यू विल गेट GNP-FC। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, GDP-MP प्लस NFIA माइनस NIT। GNP-MP की जगह पे ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, माइनस NIT कर दिया, तब भी आप GNP-FC निकाल लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए आगे है नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब जो नेशनल प्रोडक्ट है उसका नेट वैल्यू। क्लियर, काफी सिंपल है, NNP-MP की बात कर रहा है। अरे भाई GNP-MP हम लोग पढ़ लिए ना, तो GNP-MP में क्या करो, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, क्या बन जाएगा, NNP-MP बिल्कुल बन जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन माइनस, बताया ना, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल नेट। क्लियर, तो आ जाएगा। आप GNP-MP की जगह पे ये भी लिख सकते हो, GDP-MP प्लस NFIA, है ना, माइनस डेप्रिसिएशन। आप GNP-MP की जगह पे ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, माइनस डेप्रिसिएशन कर दो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका वैल्यू ये दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं ये, लेकिन अगर वैल्यू ये दिया हुआ है, ये सब वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको और इसको ऐड कीजिए, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ NNP-MP। ठीक है, तो अब NNP-FC की बात हो, क्या होगा, NNP-MP आ गया हमारे पास, NNP-MP माइनस कर देंगे क्या चीज हम लोग ना, NIT माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा NNP-FC। चूंकि मार्केट प्राइस में NIT माइनस करते क्या बनता है, फैक्टर कॉस्ट बनता है। ठीक है ना, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, NNP-MP के जगह पे इसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए तो GDP-MP प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, ये भी फॉर्मूला आप पूरा लिख सकते हो, किसके लिए, NNP-FC के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये जितने भी एग्रीगेट्स हैं उसको निकाल सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने 8 एग्रीगेट्स हो गए, और भी इसके अलावा, बट मेन इंपॉर्टेंट यही आपका 8 एग्रीगेट है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, NDP-FC जो होता है इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालने बोले तो क्या निकालेगो, आपको क्या निकालना है, NDP-FC। और NNP-FC को नेशनल इनकम बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपको नेशनल इनकम निकालने बोलता है तो आप क्या निकालोगे, NNP-FC निकालोगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक था एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।